हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 4 दिसंबर 2024 दिन, बुधवार, बांग्ला 18 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को किया जाएगा। यह शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को किया जाएगा। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर कई चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे थे। अब इस पर अंततः विराम लग गया है और कैबिनेट विस्तार की तारीख 5 दिसंबर को तय हो गई है। यह शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में 12:30 बजे से होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद से चयनित विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ था, जिसमें कई राष्ट्रीय नेता जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। सीएम का अधिकारियों को निर्देश, हर हाल में अवैध माइनिंग पर रोक लगाएं। सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को पूरी तरह से एक्शन में दिखे। प्रोजेक्ट भवन में विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कहा कि हर हाल में अवैध माइनिंग पर रोक लगाएं। अवैध माइनिंग से नदियों का भी अस्तित्व खतरे में है। सीएम ने कहा कि अपराधियों पर पुलिस का भय होना जरूरी है। नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाएं। हर हाल में साइबर क्राइम को रोकने की जरूरत है। सीएम ने बैठक के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित विभिन्न मंत्रालयों व पुलिस के कई आला अफसर मौजूद थे। 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए खटाखट आएंगे। झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को झटका लगा है। कहा कि इस विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में 27 हम जीते हैं। जो एक सीट बचा है उसमें भी बहुत कम अंतर है। इसके बाद नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़े सक्रिय हो गए हैं। कहा कि उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति को लेकर सुझाव दिए हैं। इस सुझाव में खास तौर पर पहाड़ियां जनजाति को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। वह मंगलवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बोल रहे थे। सुप्रियो ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ट्राइबल सीएम हैं और वहां 15 ट्राइब्स आदिम जनजाति के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बाबूलाल से निवेदन करते हुए कहा कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व ओडिशा का दौरा करें। कहा कि मरांडी इन राज्यों की स्टडी करें, वहां के आदिम जनजातियों की स्थिति और आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक हालत क्या है, ये देखने का काम करें। कहा कि केवल घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सचेत करते हुए कहा कि आप बाहर के नेताओं के चक्कर में न पड़ें। उन्होंने सवाल किया, आपने क्या कभी असम के चाय बागान में काम करने वाले ट्री ट्राइब्स की चर्चा की? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, आपको ये सवाल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से करनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोगों ने हमें जो आशीर्वाद दिया, उन्हीं के बेटे को बीजेपी के तमाम नेता अपदस्थ करने के लिए बाहर से आए थे, लेकिन झारखंड की जनता ने उनको नकार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड का नया मंत्रिमंडल समावेशी होगा। बता दें कि 5 दिसंबर को राजभवन के बिरसा मंडप में दोपहर 12 बजे इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिक तैयारियां पूरी की गई हैं। झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामला, सरकार ने यूपीएससी को भेजा जवाब।
झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर राज्य सरकार ने यूपीएससी को जवाब भेजा है। यूपीएससी को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि पूर्व डीजीपी को हटाया जाना नियम सम्मत था। सरकार ने यूपीएससी को भेजे गए आईपीएस अधिकारियों के पैनल पर विचार करने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में भेजे गए आईपीएस अधिकारियों के पैनल पर ही जवाब भेजा गया है। इसी बीच निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाकर पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को ही फिर से पद पर बैठा दिया गया था। चुनाव खत्म होते ही बीते 28 नवंबर को अनुराग गुप्ता को झारखंड का फिर से डीजीपी बना दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नियमित डीजीपी के लिए आईपीएस अधिकारियों के नामों का जो पैनल भेजा, उसमें अजय कुमार सिंह का नाम भी था। नियमित डीजीपी के लिए यूपीएससी को भेजे गए आईपीएस अधिकारियों के पैनल में 4 नाम थे। इनमें 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह, 1990 बैच के अनिल पाल्टा, अनुराग गुप्ता व 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह का नाम शामिल था। विधायक से लेकर आईएएस आईपीएस अफसरों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुलाकात की। झामुमो विधायक मथुरा महातो, राजद विधायक सुरेश पासवान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद आईएएस मनीष रंजन, सुशांत गौरव, नैन्सी सहाय, अंजनी कुमार मिश्र, आईपीएस अनूप बिरथरे, किशोर कौशल व हारिस बंजमान ने सीएम से मुलाकात की। झारखंड में आलू की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी सांसद का केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह। झारखंड में आलू की बढ़ती कीमतों को लेकर हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में मुद्दा उठाया और मोदी सरकार से पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच आलू व्यापार विवाद में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा आलू व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध से झारखंड के गरीब लोगों पर गंभीर असर पड़ रहा है। बंगाल और झारखंड के बीच आलू व्यापार विवाद। मनीष जायसवाल ने लोकसभा में बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में पड़ोसी राज्यों को आलू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे झारखंड में आलू की किल्लत बढ़ गई है और कीमतें 35 से 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारी इस कदम के खिलाफ हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर झारखंड के गरीब लोगों पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में आलू की किल्लत और कीमतों की बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आलू का अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक जारी रहेगी। सोमवार को बंगाल के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने आलू व्यवसायियों और कोल्ड स्टोर के मालिकों के संगठनों के साथ बैठक की, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मनीष जायसवाल ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच बढ़ते आलू व्यापार विवाद में हस्तक्षेप करें और झारखंड में आलू की आपूर्ति में आ रही समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए। सांसद ने यह भी कहा कि इस स्थिति से झारखंड के आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए और आलू की कीमतों में स्थिरता लाई जानी चाहिए। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, इसी महीने से मिलेगा फायदा। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। नवंबर महीने के मानदेय से ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब पारा शिक्षकों के मानदेय से 13% यानी 1950 रुपये की कटौती की जाएगी और इसके साथ ही राज्य सरकार भी 13% यानी 1950 रुपये का योगदान करेगी। शिक्षकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन पहले ही जनरेट हो चुका है, तो उनकी पहली ईपीएफ कटौती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 58,047 पारा शिक्षकों में से 37,815 शिक्षकों का यूएन नंबर जनरेट किया जा चुका है। जिन शिक्षकों का यूएन अभी तक नहीं बना है, उनके लिए अगले 15 दिनों में यूएन जनरेट कर कटौती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में भुगतान की उम्मीद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है, ताकि यूएन जनरेशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके। नवंबर के मानदेय का भुगतान दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक किए जाने की संभावना है। पारा शिक्षकों को नवंबर या दिसंबर से 1,000 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा।
जिसे विधानसभा चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था। टीटी पास पारा शिक्षकों 6ठी से 8वीं कक्षा को अब 23,400 रुपये, जबकि पहली से 5वीं कक्षा के लिए 21,800 रुपये मिलेंगे। प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मानदेय क्रमशः 18,940 रुपये और 17,472 रुपये होगा। पारा शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही ईपीएफ कटौती की मांग पर हेमंत सरकार ने सहमति जताई है। हालांकि वेतनमान की मांग पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अब ईपीएफ कटौती और मानदेय बढ़ोतरी के कारण पारा शिक्षकों को हर महीने 2,950 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। प्रेमिका के घर में ही आशिक ने दे दी जान, 6 महीने से था प्रेम प्रसंग। झारखंड के धनबाद जिले से एक सनसनीखेज खबर है, जहां टुंडी स्थित प्रेमिका के घर में ही आकर आशिक ने मौत को गले लगा लिया। गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड निवासी आशिक ने प्रेमिका के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर टुंडी थाना की पुलिस सोमवार को घटनास्थल लुकैया गांव पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। साथ ही टुंडी थानेदार उमाशंकर ने युवती से मामले में विस्तार से जानकारी ली। क्या है पूरा मामला? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड निवासी प्रेमिका टुंडी की रहने वाली युवती के साथ पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती वर्तमान में टुंडी में अपने नाना के यहां रह रही थी। युवक अपनी प्रेमिका के साथ मेला घूमना चाहता था। वह उसके साथ यात्रा देखना चाहता था। इसके लिए उसने 2 टिकट भी खरीद लिया था। मेले में जाकर उसने प्रेमिका के पास फोन किया। इसी बीच युवती को किसी और के साथ मेले में प्रेमी ने देख लिया। इसके बाद दोनों में काफी विवाद हुआ। इसके बाद आक्रोशित प्रेमी ने प्रेमिका के घर में ही जाकर फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। नाबालिग लड़की के साथ युवक ने की हैवानियत की सारी हदें पार, पीड़िता की हालत खराब। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वहीं घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। इधर पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। रात भर तड़पती रही पीड़िता, सुबह रेफर दुष्कर्म की शिकार किशोरी रात भर दर्द से तड़पती रही। मंगलवार सुबह परिजनों ने उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जब पीड़िता की स्थिति में सुधार नहीं आया तो उसे सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया। मामले में हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रांची में यहां उग्रवादियों का धावा, बाजार बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। राजधानी रांची में उग्रवादियों द्वारा आम लोगों के साथ मारपीट करने और बाजार बंद कराने का गंभीर मामला सामने आया है। वहीं उग्रवादियों द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। घटना बुरमू थाना क्षेत्र स्थित उमेडंडा गांव की है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पहाड़ी जी दस्ता ने कांड को अंजाम दिया। सोमवार रात को उग्रवादियों ने गांव के दुकानदारों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकी दी कि वे अपनी दुकानें बंद कर दें। इसके बाद मंगलवार को गांव में सभी दुकानें बंद हो गईं और रास्तों पर गाड़ियां भी नहीं चलीं। इस बीच उमेडंडा स्थित इंडियन बैंक भी बंद रहा। घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और पुलिस प्रशासन गांव में हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उग्रवादियों ने उमेडंडा को क्यों बंद कराया, लेकिन इस घटना ने इलाके में भारी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उमेडंडा में गश्त बढ़ा दी है और थाना प्रभारी रितेश कुमार ने पुलिस बल के साथ गांव का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों से दुकानें खोलने का अनुरोध किया, लेकिन डर के कारण दुकानदारों ने व्यापार फिर से शुरू करने से मना कर दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो इलाज कराने पहुंचे। रांची आतिशबाजी में हुए थे जख्मी। झारखंड के बोकारो जिले में बीते दिन डुमरी विधायक सह जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो अपने समर्थकों की आतिशबाजी के दौरान घायल हो गए।
यह घटना बोकारो के जैनामोड़ में प्रजापति धर्मशाला में आयोजित 12वें विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक के दौरान हुई। इसके बाद अब वह अपना इलाज कराने रांची पहुंचे हैं। यह जानकारी उनके सहयोगियों ने दी। क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक जब जयराम महातो जैनामोड़ स्थित बाबा तिलका मांझी चौक पर पहुंचे और तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, तभी उनके समर्थकों द्वारा की जा रही आतिशबाजी की चपेट में आ गए। एक पटाखा जयराम के पास फटा, जिससे उनके बाल झुलस गए और सिर के दाएं हिस्से में मामूली चोट आई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन जयराम महातो ने स्थिति को संभालते हुए रांची लौटने का निर्णय लिया। उनके सहयोगियों ने बताया कि जयराम महातो को चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए रांची ले जाया गया। इस घटना के बाद जयराम ने स्थानीय नेताओं से समीक्षा बैठक करने की बात कही और कहा कि चोट लगने के कारण वह रांची लौट आए हैं। अचानक फ्लाईओवर निर्माण देखने पहुंच गए सीएम हेमंत। अफसरों से कहा रांची वासियों को जाम से जल्द दिलाएं निजात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बीते कल 3 नवंबर को सिरमटोली मेकॉन निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। फ्लाईओवर निर्माण का स्टेटस देखकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्दी पूरा करें और पूरे रांची वासियों को जल्द से जल्द ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निजात दिलाएं। मेले से महिला को उठा ले गए 3 युवक, जंगल में गलत काम। झारखंड के पाकुड़ जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लगे मेले से बदमाश युवकों ने एक महिला को उठा लिया। इसके बाद जंगल में लेकर चले गए। वहां महिला के साथ गलत काम करने लगे। इसी क्रम में महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग जुट गए और 2 युवकों को दबोच लिया, जब एक तीसरा भागने में सफल रहा। इसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों ने बंधक बनाए गए लड़कों को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं तीसरे युवक की तलाश तेज कर दी है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक काशीला गांव में काली पूजा के अवसर पर बीती रात मेला लगा था। वहां महिला अपने पति के साथ आई हुई थी। इसी क्रम में देर रात गलत करने की नीयत से 3 युवकों ने महिला को उठा लिया और जंगल की तरफ लेकर चले गए। मामले में महिला ने थाना में आवेदन देकर 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उसने आवेदन में बताया है कि वह अपने पति के साथ काशीला में ग्राम रक्षा काली पूजा का मेला देखने आई थी। इसी क्रम में 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के आवेदन पर तीनों के खिलाफ कांड संख्या 241-24 दर्ज किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विकास तुरी, धनंजय ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। रामगढ़ में होटल मालिक के घर चोरी का खुलासा, आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। रामगढ़ जिले में होटल मालिक के घर हुई भीषण चोरी का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किए गए लगभग 15 लाख रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण और हीरे के जेवरात बरामद किए हैं। इस घटना के तार मध्य प्रदेश से जुड़े पाए गए हैं और पुलिस को आरोपी के बारे में अहम जानकारी मिली है। घटना के बाद पुलिस ने एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया। टीम ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि चोर ने सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया था ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन मोहल्ले में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों ने उसकी गतिविधियों को कैद कर लिया, जिससे पुलिस को आरोपी की पहचान में मदद मिली। पूछताछ में पता चला कि चोर होटल के पुराने कर्मचारी आनंद धानक थे, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी हैं। होटल मालिक संजीव चड्ढा ने पहचानने के बाद पुलिस को बताया कि आनंद धानक ने होटल के ऊपरी तल्ले में स्थित उनके घर के छत के रास्ते घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने घर के अलमारी और लॉकर को तोड़कर करीब 20 लाख रुपए नकद और आभूषण चुरा लिए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक टीम भेजी और वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से
आनंद धानक को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी गए 14,31,120 रुपये नकद और अन्य जेवरात बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि इस वारदात का खुलासा 48 घंटे के अंदर किया गया है। मायानगरी से देवघर तक सीधी हवाई सेवा शुरू, पहुंची पहली फ्लाइट। यात्रियों ने कहा, थैंक यू मोदी जी। देवघर मायानगरी मुंबई से देवघर के बीच मंगलवार से सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। मंगलवार दोपहर 1 बजे इंडिगो की पहली फ्लाइट मुंबई से देवघर पहुंची, जहां वाटर कैनन से हवाई जहाज को सलामी दी गई और स्वागत किया गया। करीब 180 यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट मुंबई से देवघर पहुंची। देवघर पहुंचने पर लोगों ने बाबा बैद्यनाथ की धरती को नमन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण यह संभव हो पाया है। यहां के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रयास से देवघर में हवाई सेवा शुरू हुई। देवघर पहुंचकर यात्रियों ने जताई खुशी। देवघर के बमपास टाउन निवासी मिथिलेश शर्मा इस फ्लाइट के यात्री थे और मुंबई से देवघर तक का सफर तय किया। मिथिलेश ने बताया कि मुंबई की हवाई सेवा शुरू होने से देवघर समेत पूरे संथाल परगना, बिहार का भागलपुर, बांका, जमुई समेत आसपास के कई जिलों के यात्रियों को सहूलियत होगी। बंगाल की शैफाली ने बताया कि उन्होंने अब तक बाबा बैजनाथ का दर्शन नहीं किया था, लेकिन मुंबई से सीधी हवाई सेवा शुरू होने के कारण वह पहली फ्लाइट लेकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को पहुंची है। वहीं कंचन ने बताया कि देवघर से बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए मुंबई जाते हैं। साथ ही विदेश जाने के लिए भी लोगों को मुंबई से फ्लाइट लेनी पड़ती है। इन यात्रियों को अब काफी सहूलियत होगी, क्योंकि देवघर से मुंबई के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। सप्ताह में 3 दिन मुंबई देवघर के बीच फ्लाइट मंगलवार को मुंबई से इंडिगो की 180 सीटर विमान संख्या 65535 दोपहर 1 बजे देवघर एयरपोर्ट पर लैंड किया। मुंबई से आने वाले विमान की सभी सीटें करीब करीब फुल थीं। मुंबई देवघर हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार रहेगी। आगे इस सेवा का विस्तार भी किया जा सकता है। हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के हाथ में गेंद, रेस में ये हैं सबसे आगे। झारखंड सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक ओर जहां झामुमो ने अपने मंत्रियों की लिस्ट पहले ही तैयार कर ली है, वहीं कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या भी तय है। अब सिर्फ किन्हें मंत्री बनाना है, यह फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को लेना है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर प्रदेश में चुनाव परिणाम के बाद लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने सीनियर लीडरशिप के साथ अपनी पहली बैठक की, जिसमें चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव परिणाम और सरकार गठन तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मीर ने कही ये बड़ी बात। मीर ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व को झारखंड के विधायकों की सूची सौंप दी गई है। जल्द ही मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। मीर ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले ही तय किया है कि हेमंत सोरेन को स्वतंत्रता दी जाएगी कि वह अपनी टीम में किसे मंत्री बनाएंगे। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जनता की भलाई और बड़े जाति समूहों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 4 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। पिछली सरकार में भी कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री थे और इस बार भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे। कांग्रेस के संभावित मंत्रियों में डॉक्टर रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, प्रदीप यादव और दीपिका पांडेय सिंह का नाम सामने आ रहा है। झामुमो के मंत्रियों की लिस्ट है तैयार। मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों की संख्या अधिक होगी। दीपक बिरुआ, स्टीफन मरांडी, रामदास सोरेन, लुइस मरांडी, हफिजुल हसन, एमटी राजा, संजीव सरदार आदि मंत्री की रेस में हैं। भाकपा माले का पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार। वहीं भाकपा माले ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगी। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के साथ बनी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे हमेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं और जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। चोरी की बाइक से लूट को देते थे अंजाम,
गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार, 6 बाइक व हथियार भी जब्त। राजधानी रांची की लालपुर पुलिस को चोरी की बाइक से लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही हथियार को भी जब्त किया है। वहीं पुलिस ने गिरोह की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक भी जब्त की है। गिरोह का मास्टरमाइंड खूंटी जिला के कर्रा का रहने वाला है। बाकी अन्य सदस्य रांची जिला के हिंदपीरही, कांटाटोली समेत अन्य जगहों के रहने वाले हैं। इसका खुलासा सिटी एसपी राजकुमार मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। 2 दिसंबर को दर्ज हुई थी शिकायत। पुलिस ने बताया कि 2 दिसंबर को शुभ नारायण उपाध्याय की शिकायत पर लालपुर थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया था। जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित की और छापेमारी कर तनवीर आलम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह और उसके साथी चोरी की बाइक के नंबर गूगल से बदलकर उन्हें शहर के बाहर बेचते हैं। इसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक बरामद की गई। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अर्जुन महातो उर्फ चितरंजन महातो, वासुदेव दास, रोशन दास, भरत दास समेत अन्य शामिल हैं। झारखंड में यहां कांग्रेस नेता को गोलियों से भून डाला। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। झारखंड के हजारीबाग जिले से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता व जिले के कटकमदाग प्रखंड प्रमुख विनीता कुमारी के पति उदय साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात शहर के झील परिसर के पास देर रात 9:30 बजे अंजाम दी गई। अपराधियों ने उदय साव के सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पहुंचे एसपी तफ्तीश तेज। घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह और जिले के अन्य आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि मामला फिलहाल ब्लाइंड है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उदय साव झील परिसर क्यों गए थे और किससे मिलने गए थे। जांच के बाद ही हथियारों का पता चल पाएगा और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई गई है। कौन थे उदय साव? उदय साव कटकमदाग के पूर्व मुखिया और कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता थे। वे हाल के दिनों में राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे, खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान। उनके क्षेत्र में सामाजिक जुड़ाव और प्रभाव भी था, जिससे उनके समर्थक और इलाके के नेता अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस नेता ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने हजारीबाग में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिले में 3 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें से मंजीत यादव की हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसके अलावा बड़का गांव में प्रकाश ठाकुर के घर में घुसकर गोली मारी गई थी। मुन्ना सिंह ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की गहन जांच की मांग की और हत्या के कारण और अपराधियों के बारे में जल्द जानकारी देने की अपील की। नहीं रहे अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा लंबे समय से चल रहे थे बीमार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस संबंध में अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए जानकारी दी है। अर्जुन मुंडा ने बताया कि उनके बड़े भाई भीमसेन मुंडा का अंतिम संस्कार स्वर्णरेखा घाट मानगो में हुआ। इससे पहले घोड़ाबांधा जमशेदपुर स्थित घर से सुबह 11:30 बजे अंतिम यात्रा निकली। अर्जुन मुंडा ने जताया गहरा दुख। अर्जुन मुंडा ने पोस्ट में लिखा है कि दुखद समाचार व्यथित मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई आदरणीय भीमसेन मुंडा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। यह पीड़ा असहनीय है और उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वे लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और आज प्रातः हम सभी को छोड़कर चले गए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने शहीद अल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो लांस नायक अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर जाकर शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद अल्बर्ट एक्का की वीरता
और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका साहस और देशभक्ति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए अल्बर्ट एक्का जैसे वीर सैनिकों का योगदान हमेशा प्रेरणादायक रहेगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की अखंडता को बनाए रखा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अल्बर्ट एक्का की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान भारतीय सेना की महान परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने राज्यवासियों से आह्वान किया कि वे हमेशा शहीदों के योगदान को याद रखें और उनके योगदान को श्रद्धा के साथ सलाम करें। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न अधिकारी और नागरिक भी उपस्थित थे। 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त अल्बर्ट एक्का ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति में रहते हुए अद्वितीय वीरता दिखाई थी। उनका बलिदान आज भी भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अदानी एंटरप्राइजेज को 3 प्रतिष्ठित भारतीय CSR पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। हजारीबाग अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 2024 संस्करण में भारतीय CSR पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कंपनी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सतत ऊर्जा के क्षेत्रों में किए गए सामाजिक योगदान के लिए मिला। यह सम्मान दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री रामनाथ अट्ठावले और पुरी से संसद सदस्य श्री संबित पात्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कंपनी के सामाजिक कार्यों की सराहना। इन पुरस्कारों में अदानी एंटरप्राइजेज की गोंदुलपारा खनन परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की गई। कंपनी की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर महिला सशक्तिकरण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदानों को मान्यता मिली। कंपनी ने गोंदुलपारा में टीबी पोषण अभियान जैसी पहल शुरू की है, जो तपेदिक से प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। ममता परियोजना के तहत माताओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शिक्षा और संसाधन मुहैया कराए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अदानी फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में महिला सहकारी संस्था के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता और समुदाय में सकारात्मक बदलाव आया। सतत ऊर्जा के तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अदानी एंटरप्राइजेज ने सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटिंग स्थापित की, जिससे बिजली से वंचित गांवों में अभिनव प्रकाश समाधान प्रदान किया गया। अदानी एंटरप्राइजेज की CSR टीम के प्रवक्ता ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह पुरस्कार हमारे सामुदायिक और पर्यावरणीय योगदान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान का एकनाथ शिंदे पर तंज, बोले भाजपा ने आपको यूज एंड थ्रो किया। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। इरफान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, अपने शिवसेना को तोड़ दिया, बेजान भाजपा को सहारा दिया, सरकार भी बनाई। अगर आपका साथ नहीं होता तो महाराष्ट्र में बीजेपी किसी जन्म में सरकार नहीं बना पाती। भाजपा के लोग PM मोदी की मन की बात सुनते हैं, आपकी मन की बात का कोई महत्व नहीं। आपको भाजपा ने यूज एंड थ्रो किया। इससे पहले इरफान ने बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि आप चले थे मेरे घर पर बुलडोजर चलाने, लेकिन जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। मगर मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैं आपके घर पर बुलडोजर नहीं, बल्कि यूपी में अन्याय और कट्टरता पर बुलडोजर चलाने निकल चुका हूं। धनबाद सेंट्रल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। BCCL के सेंट्रल हॉस्पिटल में मंगलवार की सुबह मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुटकी निवासी BCCL कर्मी रविंद्र हेम्ब्रम की पत्नी
लक्ष्मी देवी को 26 नवंबर को इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मंगलवार की सुबह जांच के बाद मरीज की मौत होने की सूचना दी। इसके बाद परिजन उग्र हो गए, हंगामा करने लगे। उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार मरीज को निमोनिया की शिकायत थी। इसके बाद इलाज के लिए उसे केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हंगामा होता देख अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना सरायढेला थाना पुलिस व सीआईएसएफ को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुट गई। 5 दिसंबर को हेमंत मंत्रिमंडल का हो सकता है गठन। दोपहर 12 बजे मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद। हेमंत मंत्रिमंडल का गठन 5 दिसंबर को हो सकता है। जानकारी के अनुसार इसी दिन दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होने की उम्मीद है। दरअसल कांग्रेस की वजह से मंत्रिमंडल के गठन में देरी होने की बात शुरू से ही सामने आ रही थी। बताते चलें कि सोमवार की देर शाम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से भेंट कर पूरी जानकारी दी थी, जिसमें मंत्री पद के लिए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन से भी आला नेताओं को अवगत कराया गया। कांग्रेस कोटे से 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण के लिए कांग्रेस की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को तिथि तय करने को कहा गया है। तिथि तय होने के बाद कांग्रेस मंत्री बनने वाले विधायकों की सूची सौंप देगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि किसी सीनियर विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया तो उसे विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। वहीं गठबंधन के सहयोगी दल राजद से सुरेश पासवान का नाम आगे चल रहा है। हालांकि संजय यादव भी मंत्री पद के दावेदार हैं। बताते चलें कि विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू होगा। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। सत्र के दौरान नए स्पीकर का भी चयन किया जाना है। आईएएस मनीष रंजन समेत 6 अधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन से की शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर हेमंत सोरेन को मंगलवार कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सचिव मनीष रंजन, उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर अंजनी कुमार मिश्र, डीआईजी रांची अनूप बिरथरे, उपायुक्त हजारीबाग नैन्सी सहाय, वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर किशोर कौशल एवं पुलिस अधीक्षक लोहरदगा हारिस बिन जमान ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सभी अधिकारियों ने उन्हें बधाई भी दी। पाकुड़ में लुत्फुल हक के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। पाकुड़ समाज सेवी लुत्फुल हक के सौजन्य से पत्थर औद्योगिक क्षेत्र हिरणपुर प्रखंड के सीत पहाड़ी में कोलकाता से मशहूर डॉक्टरों टीम के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर महिलाओं, पुरुष, वृद्ध, बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारी बारी से सैकड़ों लोगों ने हेल्थ चेकअप कराया। शुगर टेस्ट, थायराइड प्रेशर संबंधी विभिन्न वहीं दवा भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। समाज सेवी लुत्फुल हक द्वारा विगत सोमवार को मंझलाडीह गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें 200 लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराया था। वहीं मंगलवार को लगभग 250 लोगों ने चेकअप कराया। सभी को दवा भी उपलब्ध कराया। इधर कोलकाता के नामचीन डॉक्टर यासीह मित्रा व डॉक्टर तीतास मल्लिक मुख्य रूप से मौजूद थे। लुत्फुल हक ने बताया कि प्रायः निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर मेरे द्वारा लगाया जाता है। मुफ्त में दवाई भी दी जाती है। उनके द्वारा हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। जाति और मजहब से उठकर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने की वजह से उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में दर्जनों अवार्ड देश विदेश में मिल चुके हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन 250 जरूरतमंद लोगों का भोजन पाकुड़ रेलवे स्टेशन में कराया जाता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन से लेकर सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन उपलब्ध कराया गया था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रत्येक साल ठंड में कंबल गरीब निर्धनों के बीच और बच्चों को ऊनी कपड़ा टोपी का वितरण किया जाता है। प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए प्रेमी ने रची साजिश, जाने फिर क्या हुआ।
गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक साजिश का पर्दाफाश कर गिरिडीह पुलिस ने दिखा दिया कि तेज तर्रार जांच और सतर्कता से किसी भी आपराधिक मंसूबे को नाकाम किया जा सकता है। यह मामला किसी फिल्मी पटकथा जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत में पुलिस की तत्परता ने इसे अंजाम तक पहुंचने से रोक दिया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवार टांड का है, जहां 10 दिसंबर को अशोक दास नामक व्यक्ति का विवाह तय था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अशोक के घर के समीप स्थित गुमटी के पास एक बोरे में 2 देशी कट्टा और कारतूस छिपाकर रखे गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हथियार बरामद किए और अनुसंधान शुरू किया। साजिश का खुलासा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह साजिश अशोक दास की मंगेतर के प्रेमी जीतन दास ने रची थी। उसका उद्देश्य अशोक को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजना था, ताकि विवाह रुक सके। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव के नेतृत्व में गठित टीम ने गंभीरता से मामले की जांच की। टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महातो और टेक्निकल सेल के अधिकारियों ने भी योगदान दिया। गिरफ्तारी और कबूलनामा। पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड जीतन दास समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गिरिडीह एसपी ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि अपराधियों की मंशा अशोक दास को फंसाकर उसकी शादी रोकने की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश को नाकाम कर दिया। मंत्री पद की दौड़ में शामिल सुरेश पासवान ने लालू राबड़ी से मिलकर लिया आशीर्वाद। देवघर के नवनिर्वाचित राजद विधायक सुरेश पासवान ने मंगलवार को पटना में राजद के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनके आवास पर मुलाकात की और दोनों का आशीर्वाद लिया। सुरेश पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लालू राबड़ी से मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट कर लिखा है, जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे वह शक्ति और आपका समर्थन मिले, ताकि मैं अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर सकूं। उल्लेखनीय है कि सुरेश पासवान राजद कोटे से मंत्री की दौड़ में शामिल हैं। पूर्व में वे पर्यटन मंत्री भी थे। इस बार दलित कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सुरेश पासवान का लालू राबड़ी से मिलना और आशीर्वाद लेने से उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है।